जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने फैमिली पेंशन पर चर्चा की शुरुआत की थी। मुझे लगता है कि सभी सैनिकों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है, खासकर इसलिए क्योंकि जब फैमिली पेंशन की ज़रूरत होगी उस समय हम सैनिक तो स्वर्ग से धार चुके होंगे। हमारी फैमिलीज़ को ये इशू खुद से सुलझाने होंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि फैमिली पेंशन पर जितने भी वीडियो मैं करूंगा उन्हें अपनी पत्नी को भी दिखाएं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और एनहांस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। मैं इस विषय को दो पार्ट्स में कवर करूंगा। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और एनहांस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन क्या होती है, कितनी होती है और कब तक मिलती है। और पार्ट 2 में कवर करूंगा कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के केस में फैमिली की परिभाषा क्या है, यानी ये पेंशन फैमिली के किस सदस्य को मिलेगी, क्या पत्नी को या बच्चों को या माता पिता को। पर उससे पहले दो महत्वपूर्ण बातें जानना जरूरी है, और वो है डिपेंडेंट की परिभाषा और मिनिमम फैमिली पेंशन का अर्थ। तो चलिए इन दोनों का मतलब समझते हैं। तो दोस्तों, फैमिली का वो सदस्य आप पर डिपेंडेंट माना जाएगा जिसकी इनकम सरकार द्वारा निश्चित की हुई लिमिट से कम है। आज की डेट में वो लिमिट है 9,000 रुपए प्लस उस पर 53% यानी 53% डीए, यानी टोटल मिलाकर 13,770 रुपीज, 13,770 रुपए। हर 6 महीने जब डीए बढ़ता है तो ये रकम भी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये जो 9,000 रुपए की बेस रकम है ये भी सरकार समय समय पर चेंज करती रहती है। तो आज की डेट में 53% डीए मिलाकर अगर फैमिली के किसी सदस्य की इनकम 13,770 रुपीज से कम है तो वो आप पर डिपेंडेंट है। अगर 13,770 रुपीज से उसकी इनकम ज्यादा है तो वो आप पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये थी डिपेंडेंट की परिभाषा। और मिनिमम फैमिली पेंशन का क्या अर्थ है? डिपेंडेंट की परिभाषा की तरह ही सरकार समय समय पर एक अमाउंट तय करती है। फैमिली पेंशन इस अमाउंट से कम नहीं हो सकती। इस लिमिट को कहते हैं मिनिमम फैमिली पेंशन। आज की डेट में यह अमाउंट भी 9,000 रुपए प्लस उस पर 53% डीए यानी 13,770 रुपीज, 13,770 रुपए ही है। ग्रेट। तो ये था डिपेंडेंट और मिनिमम फैमिली पेंशन का अर्थ। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, मैं आने वाले दिनों में सैनिकों और उनके बच्चों के बारे में बहुत सी ज़रूरी बातें शेयर करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके पास भेजेगा। थैंक यू। तो चलिए अब पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं, जो है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और एनहांस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन क्या होती है, कितनी होती है और कब तक मिलती है। तो दोस्तों, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन उन सैनिकों की फैमिली को मिलती है जिनकी डेथ या तो नंबर 1 रिटायरमेंट के बाद हुई है, और या नंबर 2 सेना में सर्विस के दौरान हुई है पर डेथ का कारण फौजी नौकरी नहीं था। ऐसे कारण क्या हो सकते हैं? जैसे कैंसर जैसी कोई बीमारी जो नेचुरली होती है और जिसका फौजी नौकरी से कोई ताल्लुक नहीं है, या फिर ऐसा एक्सीडेंट जो ड्यूटी के दौरान नहीं हुआ है। जैसे सिपाही अनिल लीव पर घर गया, वहां बाइक चलाते समय उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई, तो फैमिली को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी। अगला सवाल, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन होती कितनी है? तो ये होती है लास्ट ड्रॉन सैलरी का 30% यानी 30%। तो मान लीजिए जब सैनिक की डेथ हुई तो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी यानी बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, एक्स ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस मिलाकर 1 लाख रुपए थी। तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलेगी 1 लाख रुपए का 30% यानी 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज। तो ये थी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। अब ये एनहांस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन क्या है? तो एनहांस्ड का अर्थ है बढ़ी हुई। और ये बढ़ी हुई पेंशन होती कितनी है? ये होती है सैनिक की लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%। तो अगर सैनिक की लास्ट ड्रॉन सैलरी 1 लाख रुपए थी तो उसकी फैमिली को बढ़ी हुई फैमिली पेंशन मिलेगी 1 लाख रुपए का 50% यानी 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। पर याद रखने वाली बात यह है कि एनहांस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन यानी ये बढ़ी हुई पेंशन हमेशा के लिए लागू नहीं होती, ये केवल कुछ सालों के लिए मिलती है।
कितने सालों के लिए? यह निर्भर करता है कि सैनिक की डेथ नौकरी के दौरान हुई है या फिर रिटायरमेंट के बाद हुई है। तो आइए इन दोनों कंडीशंस को डिटेल में समझते हैं। कंडीशन नंबर ए, ये तब लागू होती है जब सैनिक की डेथ नौकरी के दौरान यानी रिटायरमेंट से पहले हुई है। जैसे मान लीजिए सिपाही करनैल सिंह की सर्विस 4 साल थी, उसे कैंसर हो गया और उसकी डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली को एनहांस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी सिपाही करनैल की डेथ के बाद 10 साल के लिए। 10 साल के बाद एनहांस्ड पेंशन बंद हो जाएगी और केवल ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलने लगेगी। तो अगर करनैल की डेथ 1 जनवरी 2020 को हुई और उसकी टोटल ड्रॉन सैलरी 1 लाख रुपए थी, तो उसकी फैमिली को 1 जनवरी 2030 तक एनहांस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी यानी 50,000 रुपए पर मंथ। और 1 जनवरी 2030 के बाद वो घटकर हो जाएगी सिर्फ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन यानी 30,000 रुपए पर मंथ, 30,000 रुपीज पर मंथ। कंडीशन नंबर 1 के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, 1 जनवरी 2019 से पहले रूल ये था कि इन्हांस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन तभी मिलेगी जब सैनिक की सर्विस 7 साल या उससे ज्यादा थी जब उसकी डेथ हुई। 1 जनवरी 2019 के बाद ये 7 साल वाली कंडीशन हटा दी गई है। इसीलिए हालांकि सिपाही करनैल की सर्विस सिर्फ 4 साल थी, उसकी फैमिली को एनहांस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी उसकी डेथ के 10 साल बाद तक। तो ये थी कंडीशन नंबर 1। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 पर, और वो है जब सैनिक की डेथ रिटायरमेंट के बाद हुई। इस केस में सैनिक की फैमिली को बढ़ी हुई ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी या तो डेथ के बाद 7 साल तक या फिर उस दिन तक जब वो सैनिक 67 ईयर्स यानी 67 साल का हो जाता। डेथ के बाद 7 साल या 67 ईयर्स की एज, जो डेट भी इनमें से पहले आ जाएगी। सिपाही बलविंदर और हवलदार जरनैल का उदाहरण देकर समझाता हूं। दोनों की डेथ रिटायरमेंट के बाद हुई है। पहला उदाहरण, सिपाही बलविंदर पैदा हुए 1 जनवरी 1965 को और उनकी डेथ हुई 1 जनवरी 2020 को। तो डेथ के समय उनकी उम्र 55 साल यानी 55 ईयर्स थी। तो अगर वो जीवित रहते तो 1 जनवरी 2032 1 जनवरी 2032 को वो 67 ईयर्स यानी 67 साल के हो जाते। तो उनकी फैमिली को बढ़ी हुई ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी डेथ के बाद 7 साल तक यानी 1 जनवरी 2027 तक। दूसरा उदाहरण, हवलदार जरनैल पैदा हुए 1 जनवरी 1958 को और उनकी डेथ हुई 1 जनवरी 2020 को। तो डेथ के समय उनकी एज थी 62 ईयर्स यानी 62 साल। तो अगर वो जीवित रहते हैं तो 1 जनवरी 2025 को 67 ईयर्स यानी 67 साल के हो जाते। तो उनकी फैमिली को बढ़ी हुई ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी केवल 1 जनवरी 2025 तक। तो हालांकि डेथ के बाद 7 साल पूरे नहीं हुए हैं, पर स्वर्गीय हवलदार जरनैल की उम्र 67 ईयर्स क्रॉस कर गई तो एनहांस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन शुरू हो जाएगी 1 जनवरी 2025 से। अब अपना उदाहरण देता हूं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1974 यानी 17 फरवरी 1974। रिटायरमेंट के समय मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी यानी बेसिक पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे थी 1,69,000 1,69,000 रुपए। तो मेरे पीपीओ में फैमिली पेंशन के बारे में ये लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहली बात तो ये लिखी है कि फैमिली पेंशन के पर्टिकुलर्स क्या है, यानी मेरी पत्नी का नाम क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और उनके साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है, यानी वो मेरी वाइफ है। और दूसरा, मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी 1,69,000 और डेट ऑफ बर्थ 17 फरवरी 1974 है। तो पीपीओ में ये भी लिखा हुआ है कि मेरी रिटायरिंग पेंशन 84,500 रुपीज 84,500 और इतनी ही एनहांस्ड फैमिली पेंशन मेरी वाइफ को मिलेगी 84,500 रुपीज। कब तक? वो लिखा हुआ है जो मैंने रेड में दिखाया है, मेरी डेथ के 7 साल बाद तक या फिर 16 फरवरी 2041 तक। 16 फरवरी 2041 क्यों? क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 फरवरी 1974 है।
तो मैं 16 फरवरी 2041 को 67 ईयर्स का हो जाता अगर मैं जीवित रहता। तो ये पीपीओ के अंदर लिखा हुआ है। और उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 50,700 रुपीज, 50,700 रुपए, जो है मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी 1,69,000 का 30% यानी 30%। तो एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि फैमिली पेंशन के डिटेल पीपीओ में लिखे होते हैं। हम नीचे पेंशन के डिटेल तो देख लेते हैं पर फैमिली पेंशन पर ध्यान नहीं देते। सच बताऊं तो मैंने भी अभी देखा है रिटायरमेंट के 7 साल बाद, पर इस पर ध्यान देना है और अपनी फैमिली को भी इसके बारे में ब्रीफ करना है। तो ये था पार्ट 1 कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और एनहांस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन क्या होती है। अब आते हैं पार्ट 2 पर कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के केस में फैमिली की परिभाषा क्या है। और अब आप एक एक करके स्क्रीन पर उनके नाम देखेंगे जो फैमिली की परिभाषा में शामिल है। नंबर 1, पत्नी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर पत्नी सैनिक से अलग रह रही है पर अभी डिवोर्स नहीं हुआ है तो भी वो पत्नी फैमिली की सदस्य मानी जाएगी। नंबर 2, सैनिक के वो बच्चे, बेटा और बेटी दोनों, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। नंबर 3, वो बेटी जिसकी शादी तो हुई थी पर या तो उसके पति की डेथ हो गई है या उसका डिवोर्स हो गया है। नंबर 4, माता पिता जो कि सैनिक पर डिपेंडेंट थे जब वो जीवित था। और नंबर 5, सैनिक के वो डिसेबल्ड भाई या बहन जो उस पर डिपेंडेंट थे जब वो जीवित था। तो ये थी फैमिली की परिभाषा। अब नजर डालते हैं फैमिली के 5 स्पेशल केसेस पर, और ये 5 स्पेशल केसेस इस प्रकार हैं। नंबर 1, फैमिली में सैनिक का वो बच्चा भी शामिल होगा जिसका जन्म उसकी डेथ के बाद हुआ, यानी अगर उसकी पत्नी सैनिक की डेथ के समय प्रेग्नेंट थी। नंबर 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैनिक की शादी रिटायरमेंट के बाद हुई या रिटायरमेंट से पहले, दोनों केसेस में पत्नी फैमिली का हिस्सा ही मानी जाएगी। पर सैनिक को चाहिए कि ऐसी शादी को कानून के अनुसार रजिस्टर करवाना है। जब आप सर्विस में होते हैं तो डीओ पार्ट 2 से पत्नी आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाती है, पर रिटायरमेंट के बाद शादी के केस में शादी को रजिस्टर करवाना और प्रोसीजर के हिसाब से पत्नी का नाम पीपीओ में इंडोर्स करवाना जरूरी है। नंबर 3, मान लीजिए सैनिक की बेटी है जिसकी शादी तो हुई थी पर या तो उसके पति की डेथ हो गई है या उसका डिवोर्स हो गया है। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ऐसी बेटी फैमिली का हिस्सा मानी जाएगी, पर उसकी एक कंडीशन है और वो ये है कि वो बेटी उस समय तलाकशुदा या विधवा होनी चाहिए जब वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हुई। मतलब मान लीजिए जब उस बेटी का फैमिली पेंशन का नंबर आया तो वो शादीशुदा थी पर बाद में उसका डिवोर्स हो गया, उस केस में वो फैमिली पेंशन की हकदार नहीं होगी। नंबर 4, अगर सैनिक के 2 या उससे ज्यादा बच्चे हैं तो उन्हें ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एज के ऑर्डर में मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पेंशन को बच्चों के बीच बांटा जाएगा। उदाहरण के लिए सैनिक के 2 बच्चे हैं, मोहित जिसकी एज है 20 इयर्स यानी 20 साल और रोहित जिसकी एज है 16 इयर्स यानी 16 साल। तो पूरी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी मोहित को क्योंकि वो उम्र में बड़ा है। पर जब मोहित 25 साल से ऊपर हो जाएगा या उसकी शादी हो जाएगी या वो खुद कमाने लगेगा तो वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, तब वो फैमिली पेंशन रोहित को मिलने लगेगी। और अंत में नंबर 5, मान लीजिए सैनिक ने दूसरी शादी की थी जो गैर कानूनी थी, जैसे पहली पत्नी जीवित है और दूसरी शादी कर ली, तो वो पत्नी फैमिली पेंशन की हकदार नहीं होगी क्योंकि वो शादी गैर कानूनी है। लेकिन सैनिक और उस पत्नी के बच्चे फैमिली पेंशन के हकदार होंगे। अगर ऐसा हुआ तो आप तो स्वर्ग में मजे ले रहे होंगे पर नीचे धरती पर बहुत रायता फैल जाएगा। तो इससे बचना है और कानून के दायरे में रहना है। तो ये था पार्ट 2। इस वीडियो में मैंने बहुत सी जानकारी दी है, तो एंड करने से पहले 4 महत्वपूर्ण बातों को संक्षेप में फिर से बता देता हूं। नंबर 1, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का रेट होता है लास्ट ड्रॉन सैलरी का 30% और एनहांस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का रेट होता है लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% यानी 50%। नंबर 2, अगर सैनिक की डेथ सर्विस के दौरान होती है तो एनहांस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लागू होती है उसकी डेट के बाद 10 साल तक।
नंबर 3, अगर सैनिक की डेथ रिटायरमेंट के बाद होती है तो एनहांस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लागू होती है उसकी डेथ के बाद 7 साल तक या फिर उस दिन तक जब स्वर्गीय सैनिक 67 ईयर्स यानी 67 साल का हो जाता। और नंबर 4, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के लिए फैमिली की परिभाषा है पत्नी, वो बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है, विधवा या तलाकशुदा बेटी, माता पिता और डिसेबल्ड भाई बहन जो सैनिक पर डिपेंडेंट हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पर डिस्कशन को जारी रखेंगे। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।